प्रिय छात्रों, कल के वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स का फर्स्ट पार्ट देखा, जिसमें आपको ये बताया गया था कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी, यह इनकम पे टैक्स है, रिसिप्ट पे नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कल ये बताई गई थी कि ये जो आय है, इसका निर्धारण या कैलकुलेशन कैसे करें। तो इसके लिए उन सभी विविध तरीकों को जिनसे व्यक्ति आय करता है, उनको 5 ग्रुपों में बांट दिया गया था और उनको सोर्सेज या हेड्स ऑफ इनकम कहा जाता है इनकम टैक्स में। ये 5 जो सोर्स थे वो क्रमशः इस प्रकार थे। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या मकान संपत्ति से आय। थर्ड या तीसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, व्यवसाय और पेशे से आय। चौथा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी लाभ से आय। और सबसे अंत में 5वां, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य स्रोतों से आय। अर्थात जो मालिक और नौकर के संबंधों के वजह से आय जनरेट होता हो, वह पहले हेड में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा, मकान संपत्ति को किराए पे चढ़ा के अगर कुछ इनकम होता हो तो दूसरे हेड में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, पेशा करता है, जैसे नौकरी और पेशे में डिफरेंस है। जैसे एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जाके, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करने लगे, उससे जो उसको पैसे मिले तो वो नौकरी कर रहा है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में जाएगा। लेकिन यदि कोई डॉक्टर खुद का अपना डिस्पेंसरी खोल ले और वो मरीजों का फीस ले, इस तरह से वकील है, फीस ले, नौकरी नहीं करे, खुद का अपना कारोबार करे, कोई टीचर है, खुद का अपना लेक्चर ले, कहीं नौकरी ना करे, तो ये सब इसको पेशा कहा जाता है। पेशे और बिजनेस में डिफरेंस है। बिजनेस में थिंग्स और सर्विस का लेन देन होता है, जबकि पेशे में व्यक्तिगत या पर्सनल स्किल का लेन देन होता है। तो इस तरह का कोई बिजनेस करे या पेशा करे तो उसका जो आय है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हेड तीसरे हेड में आएगा। चौथा हेड, पूंजी संपत्ति की परिभाषा में, अर्थात ऐसी संपत्तियां जिनको कैपिटल माना गया है इनकम टैक्स में, उन संपत्तियों को बेचने से, ज़्यादा दिन आप रख लेते हैं, उनको बेचते हैं तो कुछ लाभ जनरेट होता है, तो उससे होने वाले इनकम को इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में टैक्सेबल करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और बाकी के अन्य जो इनकम हैं, जो इन चारों की परिभाषा में नहीं आते हैं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। तो ये सब बातें कल आपने देखी। इसके साथ साथ कल आपको ये भी बताया गया था कि पिछले वीडियो में कि जो आय है उसकी परिभाषा क्या है। तो उसके लिए 2-3 क्राइटेरिया फिक्स किए हैं। पहला कि आय रिसिप्ट नहीं है। आय को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर उसके रेवेन्यू और उसके एक्सपेंडिचर दोनों को साथ साथ देखना होगा। किसी एक इवेंट से या एक ट्रांजैक्शन से होने वाले रेवेन्यू और उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंडिचर को कोलैबोरेट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो हमारा इनकम है। लेकिन ये इनकम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स के अनुसार भी होना चाहिए, और सबसे बड़ा जो रूल है वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, जो आगे चल के हम देखेंगे। इसके साथ साथ आय कहाँ से कहाँ तक का टाइम पीरियड क्या हो, तो इसके मामले में कहा गया है कि आय 1 वर्ष का हो, और वो 1 वर्ष जो होता है उसको कहते हैं हम वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर। ये जो वित्तीय वर्ष है या फाइनेंशियल ईयर है, वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। ये भी कल आपको वीडियो में बताया गया था, और इसको हम कहते हैं गत वर्ष। इनकम टैक्स में वित्तीय वर्ष जो होता है, उस वित्तीय वर्ष को 2 तरह के वित्तीय वर्ष इस्तेमाल किए जाते हैं। एक वित्तीय वर्ष को हम कहते हैं गत वर्ष, या प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इट मीन्स जिस वर्ष के इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है उसको हम कहते हैं गत वर्ष। और दूसरा होता है असेसमेंट ईयर या कर निर्धारण वर्ष, अर्थात जिस वर्ष हम जाके पिछले वर्ष के इनकम का हिसाब किताब लगाते हैं और उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो
अगर हम देखें तो इनकम टैक्स में आय क्या है ये महत्वपूर्ण है, उनके हेड्स महत्वपूर्ण है, गत वर्ष अर्थात जिस वर्ष की इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो महत्वपूर्ण है, और उसके बाद से जिस वर्ष हम टैक्स का असेसमेंट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसको हम कहेंगे असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर जस्ट पीछे का वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसी के जस्ट बाद वाला वर्ष होता है असेसमेंट ईयर। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने, ऑडिट कराने, बैलेंस शीट बनाने और उसको रिपोर्ट करने में कुछ टाइम लग जाता है, इसलिए 2-3 महीने का समय दिया जाता है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, और इस तरह से पिछले वर्ष के इनकम पे कैलकुलेट करके अगले वर्ष असेसमेंट किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रीवियस ईयर क्या है, गत वर्ष क्या है। अब हम बात करते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजी आपके इनकम टैक्स में आएंगे, जैसे एसएससी या करदाता। आपने प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर देख लिया, गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष। अब इस गत वर्ष में कौन कर चुकाएगा, हु इज एसएससी, किसको करदाता माने, टैक्स पेयर किसको माने, कर एसएससी किसको माने। इनकम टैक्स कहता है कि वही व्यक्ति से केवल करदाता नहीं है जिस पे लाइबिलिटी है कि वो कर चुका है, बल्कि अगर वो नहीं मिलता है तो इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार सेकंड लाइबिलिटी, थर्ड लाइबिलिटी जिस पे डाल दी जाए वो भी करदाता मान लिया जाएगा। ये आगे चल के आप जब पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि जब कोई टैक्स पेयर भाग जाता है तो उसके द्वारा पेड किए जाने वाले टैक्स पे दूसरा कौन सा व्यक्ति पकड़ा जाता है वो भी एसएससी माना जाता है। तो इस तरह से एसएससीओ की भी कई कैटेगरी है। जैसे मोटे तौर पे अगर बात करें तो कर इंडिविजुअल व्यक्ति, फर्म, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये आपके एसएससी के परिभाषा में आते हैं। अब इनके विभिन्न प्रकार हम आगे चल के देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी करदाताओं का वर्गीकरण हो सकता है। एक करदाता जो डायरेक्ट करदाता है जिस पर टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो है। दूसरा एसएससी इन डिफॉल्ट, चूक में करदाता, अर्थात ऐसा करदाता जो एसएससी तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसी गलतियां अपने बिजनेस के दौरान किया है जिससे इनकम टैक्स ने उसी को एसएससी मान के उसी से टैक्स वसूलने का प्रावधान किया हुआ है, तो इसको कहते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट। इस तरह से और कुछ कैटेगराइजेशन हो सकती है जिसको हम आगे चल के इस पे विश्लेषण करेंगे। अब हम आते हैं कि आय तो हमने देख लिया। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और सभी आयों पे टैक्स अगर लगाया जाए तो उचित नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स का एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये प्रगतिशील कर है। वो कम कमाता है, एक निश्चित लेवल से कम कमाता है, उसको बिल्कुल टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो जैसे जैसे अधिक इनकम करने लगता है वैसे वैसे उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बढ़ती जाती है। प्रगतिशीलता का द्योतक है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपका इनकम स्लैब ऊंचा उठता जाए वैसे वैसे आप देश के कराधान में अधिक हिस्सेदारी करें, अर्थात अधिक टैक्स दें। गरीबों से कम टैक्स लिया जाए और अमीरों से अधिक टैक्स लिया जाए, यही प्रगतिशील कर का निशानी है। तो इनकम टैक्स भी एक प्रगतिशील कर है, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है। हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि गरीबों से कम और अमीरों से अधिक चार्ज कर सकें। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ये सब बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि वो अदृश्य होता है। वो एक बार आप आरोपित कर देंगे, जीएसटी एक बार लगा देंगे किसी सामान पर, तो चाहे उसको साबुन अमीर खरीदे या गरीब खरीदे, उसको बराबर टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स व्यवस्था है। तो इस पे हम बात करें कि ये जो इनकम टैक्स में जो कृषि आय है, भारत एक कृषि प्रधान है, तो कृषि पे टैक्स नहीं लगता है। क्यों? अगर रीजन पूछें तो सबसे पहले तो ये कृषि प्रधान देश है और 60% जनसंख्या कृषि पे डिपेंड है, और कृषि में मात्र 14% जीडीपी आती है। देश की टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मात्र 14% हिस्सेदारी करते हैं और 65% लोग इस पे डिपेंड हैं। तो बट के अगर देखा जाए तो बहुत कम इनकम का पोर्शन इनके पास आता है। तो न्यायपूर्ण होगा कि इनसे टैक्स न लिया जाए। दूसरा कि कृषि जो क्षेत्र है ये स्टेट गवर्नमेंट का क्षेत्र है। आप जनरल नॉलेज में पढ़ेंगे कि कुछ समवर्ती सूची है, कुछ केंद्रीय सूची है और कुछ राज्य सूची है। केंद्रीय सूची पे रूल बनाने का जो अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है।
स्टेट सूची के विषयों पे रूल बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और समवर्ती सूची पे दोनों के रूल बन सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर कोई कंट्राडिक्शन होता है तो सेंटर के रूल लागू होते हैं। तो विषयों को छांट बांट दिया गया कौन किस पे रूल बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो कृषि है उस पे टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट को है, और जबकि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स स्टेट का कर नहीं है, बल्कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक केंद्रीय कर है। तो इस दृष्टिकोण से भी आप कानूनी रूप से भी एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगा सकते। और दूसरा, न्यायपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि किसानों की हालत आप सब जानते हैं, आप सबके कृषि क्षेत्र से हैं कि वो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन पर टैक्स लगाना न्यायोचित भी नहीं होगा। तो अब अगर ऐसा है कि सभी आयों पर टैक्स लगेगा और एक आय जो है कृषि आय उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी बिजनेसमैन या इनकम करने वाले बहुत सारे इनोवेटिव लोग अपने इनकम को किन प्रकार एग्रीकल्चर इनकम घोषित कराने या करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए इनकम टैक्स में एक प्रावधान किया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम को ही परिभाषित कर दिया गया है कि इनकम टैक्स किस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानेगा और किस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेगा। अगर ऐसा न किया जाए तो देश के मैक्सिमम इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम घोषित हो जाए अवैधानिक तरीके से कानून का लाभ लेते हुए, और वो टैक्स देने से बच जाए, तो हमारे देश का जो डेवलपमेंट है उसके लिए हमारे पास टैक्स रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हो पाएगा, हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से इनकम टैक्स ने एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स फ्री तो किया है, लेकिन उसने जो है उसको रेगुलराइज कर दिया, परिभाषित कर दिया है कि इस इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। तो अब एग्रीकल्चर इनकम क्या है? तो इसके लिए एग्रीकल्चर इनकम को कहा गया है कि वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा जो तीन कैटेगरी से जनरेट होता है। अब ये तीन कैटेगरी क्या है? पहला कैटेगरी है कि एग्रीकल्चर इनकम तब माना जाएगा जब वो कृषि भूमि से लगान के रूप में मिलता हो, अर्थात कृषि भूमि से कोई आय या लगान अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर रहा है तो उसको हम मानेंगे कि वो एग्रीकल्चर इनकम पा रहा है। दूसरी कैटेगरी क्या है? कृषि भूमि पर स्थित मकान संपत्ति से अगर कोई वो लाभ उत्पन्न कर रहा है, कृषि क्रिया में अगर उस मकान का यूज हो रहा है तो उससे जो लाभ उसको मिलेगा वो आय एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। और तीसरा क्या है? कृषि भूमि को कृषि उपज को कृषि योग्य बनाने के दौरान अगर उसको कोई आय होता है, कृषि उपज को बेचने से कोई उसको आय होता है, तो उसको भी कृषि आय माना जाएगा। तो तीन चीजें आपने देखी, कृषि भूमि से प्राप्त लगान, कृषि भूमि पर स्थित मकान को कृषि क्रिया के लिए किराए पर उठाने से लाभ, और तीसरा कृषि उपज को बेचने से लाभ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कृषि आय पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।